इतिहास में पहली बार होने वाली घटनाएं अपने आप में विशेष होती हैं और इसी तरह की एक घटना हमें भारतीय संसद में भी देखने को मिली है, जहां पर पहली बार हमें लोकसभा स्पीकर का प्रॉपर चुनाव देखने को मिलने वाला है। तो ये घटना अपने आप में विशेष है, इसी वजह से इस पर डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए, यानी कि कौन से इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले खबर पे बात करेंगे, खबर से जुड़े जो तमाम जरूरी बिंदु हैं उनको समझेंगे। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर का एक बार परिचय जानेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है उस पर भी बात करेंगे। अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है, क्या शक्तियां होती हैं, उनको भी देखेंगे। और फिर अध्यक्ष का रिमूवल किस तरह से होता है, निष्कासन कैसे होता है, उस पर भी बात करेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा होगी। प्रश्न आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा टॉपिक है वो आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर पे बात करें तो हमारी जो 18वीं लोकसभा है उसका गठन हो गया है, उसका कामकाज जो है शुरू हो गया है। और हमने पहले भी इस पूरी खबर पे बात की थी कि हमारे जो सांसद हैं, जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, उन्होंने अपने पद की शपथ ले ली है। तो शपथ की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है और इस पूरे प्रोसेस में जो अगला स्टेप है वो है कि हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, उनका चुनाव किया जाएगा और प्रोटेम स्पीकर अपनी जिम्मेदारियां उनको जो है सौंपेंगे। अब इस बार जो है इस प्रक्रिया में थोड़ा सा हमें चेंज दिखाई दे रहा है। पहले क्या होता था, ऐतिहासिक पूरी प्रोसेस क्या रहा है, तो इतिहास की नजर से अगर आप देखेंगे तो कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष का प्रॉपर चुनाव आपको देखने को नहीं मिला। पहले क्या होता था कि सर्वसम्मति से, कंसेंसस से जो आपकी रूलिंग पार्टी थी और जो अपोजिशन पार्टी थी वो एक साथ मिलकर के डिसीजन ले लेते थे और फिर एक व्यक्ति का चुनाव कर लिया जाता था। लेकिन अब पहली बार क्या देखने को मिल रहा है, पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि अब आपको प्रॉपर वोटिंग देखने को मिलेगी लोकसभा के स्पीकर के पोस्ट को लेकर के। अब ये मामला हुआ क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो पीछे के कारण की अगर आप बात करें तो जिस तरह के बयान आपको देखने को मिल रहे हैं उन बयानों से पता चलता है कि जो विपक्षी दल थे उन्होंने कहा था कि हम सरकार का समर्थन करेंगे उनका जो स्पीकर का पद है उसके लिए। लेकिन इसके बदले सरकार को, जैसे कि आपका पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रही है जिसको पिछले कुछ सालों में फॉलो नहीं किया गया, प्रैक्टिस ये रही है कि स्पीकर का पद जो है रूलिंग पार्टी को जाता है और जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो अपोजिशन पार्टी को जाता है। तो अपोजिशन पार्टी की ओर से मांग की जा रही थी कि ये जो पूरी प्रैक्टिस रही है इस प्रैक्टिस को बरकरार रखा जाए और इस बार जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो विपक्ष के किसी व्यक्ति को दिया जाए, विपक्ष के किसी सांसद को दिया जाए। लेकिन सरकार ने इस बात को मानने से इंकार कर दिया। तो एक तो ये विवाद रहा, दूसरा विवाद आपका प्रोटेम स्पीकर को लेकर के रहा। जैसे कि हमें देखने को मिल रहा था कि इस बार की हमारी जो लोकसभा थी उसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उनका नाम था कोडिकुनिल सुरेश, जो कि केरल से संबंधित थे। ये सबसे जो है वरिष्ठ मेंबर थे, 8 बार लगातार इनका चुनाव हुआ था। अब भारतीय जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रही है, जो संसदीय प्रथाएं रही हैं, वो ये कहती हैं कि जो भी सबसे वरिष्ठ मेंबर होता है उसको प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन सरकार ने किसको नियुक्त किया, सरकार की ओर से जो सिफारिश दी गई वो थी भर्तृहरि मेहताब के नाम की, जो कि 7 बार सांसद के तौर पर चुने गए, जबकि कोडिकुनाल सुरेश 8 बार सांसद के तौर पर चुने गए थे। अब इसी का जो है विरोध विपक्षी दलों द्वारा किया जा रहा है कि जो प्रथा है उसको फॉलो क्यों नहीं कर रही है सरकार, और इसी के विरोध के तौर पर विपक्षी दलों द्वारा अपना एक उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर के सहमति जाहिर की गई है। और ये उम्मीदवार कौन होगा, ये उम्मीदवार हैं कोडाईकुनिल सुरेश। तो कोडाईकुनिल सुरेश को बेसिकली अब जो है स्पीकर की पोस्ट के लिए एक उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया है। हालांकि उम्मीदवार के तौर पर जीतने की जो संभावना है वो बेसिकली जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके जो उम्मीदवार है ओम बिरला, उनके जीतने की संभावना ज्यादा आपको नजर आ सकती है। लेकिन इतिहास में पहली बार हो रहा है जब आपको यहां पर इस तरह की कोई प्रक्रिया देखने को मिल रही है। तो ये हमने सबसे पहले खबर पे बात की। अब एक बार लोकसभा अध्यक्ष के पद के परिचय की बात करें तो एक जीवंत और गतिशील संस्था है, लगातार बदलती रहती है। भारतीय संसदीय प्रणाली में आप देखेंगे तो हर एक सदन का आपको अपना एक पीठासीन अधिकारी देखने को मिलेगा, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको देखने को मिल जाएगा। लोकसभा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, और राज्यसभा के लिए सभापति और उपसभापति आपको देखने को मिल जाते हैं।
और संसद के कार्यों के निष्पादन में उनकी जो भूमिका रहती है वो बहुत विशेष रहती है। और इनके पद का जो जिक्र है वो आपको संविधान के अनुच्छेद 93 यानी कि 93 में देखने को मिल जाए। किसका जिक्र? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान आपको अनुच्छेद 93 में देखने को मिलेगा। और ये अध्यक्ष जो है वो सदन के संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल और फॉर्मल जो है हेड होते हैं संविधान के, सदन के। इसके अलावा इतिहास की अगर आप बात करें तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो भारत में 1921 में जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1999 था उसके माध्यम से, उसके प्रावधानों के माध्यम से पेश किया गया। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 आता है, जिसके माध्यम से इनको नया नाम दिया जाता है और नया नाम था स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। इससे पहले इन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़े आप, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका चुनाव किस तरह से होता है, तो मापदंडों की अगर आप बात करें क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, तो भारतीय संविधान के अनुसार केवल जो अध्यक्ष है वो सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। केवल एक ही क्राइटेरिया आपका यहां पर दिया गया है, बाकी जो भी क्राइटेरिया है वो सदन के सदस्य के तौर पर उन्हें फुलफिल करने होते हैं। इसके अलावा मतदान अगर आप देखें तो अध्यक्ष का चुनाव जो है संसद में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी कि एक नॉर्मल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। नॉर्मल मेजॉरिटी यानी कि जितने भी मेंबर वहां पर मौजूद हैं वोट कर रहे हैं उसका 50% से ज्यादा वोट जो है चाहिए होता है किसी भी उम्मीदवार को लोकसभा स्पीकर के तौर पर चुनाव जीतने के लिए। तो ये बेसिकली हमने यहां पर मतदान की बात की। कार्यकाल की अगर आप बात करें तो इनका कार्यकाल भी जो है चुनाव की तारीख से अगली लोकसभा की पहली बैठक तक जो है पहली बैठक से ठीक पहले तक होता है, यानी कि 5 वर्षों तक आपको जो है इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। इनको पुनः निर्वाचित किया जा सकता है, री इलेक्ट हो सकते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिस पर सवाल भी बन सकता है वो ये है कि लोकसभा के भंग होने पर भी जो आपके स्पीकर हैं वो अपना पद खाली नहीं करते हैं। ये चीज आपको खासतौर पर ध्यान रखनी है, यहां से सवाल बहुत ज्यादा बन सकता है। स्टेटमेंट ये है कि लोकसभा के भंग होने के बावजूद भी लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो अपनी पोस्ट को खाली नहीं करते हैं, बल्कि जो नवनिर्वाचित लोकसभा है उसकी बैठक होने तक, उसकी पहली बैठक होने तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये चीज आपको खासतौर पर याद रखनी है। इसके अलावा अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियों की अगर आप बात करें तो बहुत सारे काम आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। एक एक करके इन पर बात करते हैं। सबसे पहले ये बेसिकली सदन के भीतर जो है अंतिम व्याख्याकर्ता यानी कि लास्ट इंटरप्रिटेटर के तौर पर काम करते हैं। सदन के भीतर जो भी संविधान लागू होता है, जो भी नियम लागू होता है, जो भी कानून लागू होता है, उस पूरे दायरे में उस कानून पर अंतिम डिसीजन लेने का जो अधिकार है, उस कानून की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो आपके सदन के स्पीकर को प्राप्त होता है। इसके अलावा सदन के जो संयुक्त बैठक होती है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा के स्पीकर करते हैं। और आपको यहां पर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है कि कौन सी सिचुएशन में ज्वाइंट सिटिंग आयोजित नहीं की जा सकती है, संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कोरम की अनुपस्थिति में जो है सदन को स्थगित करने का अधिकार भी लोकसभा के स्पीकर के पास मौजूद होता है। कोरम कितना है? कोरम यानी कि सदन की जो स्ट्रेंथ है उसका 1/10 हिस्सा, यानी कि लगभग 55 मेंबर्स अगर आपके सदन में मौजूद नहीं है तो फिर सदन में कहा जाएगा कि कोरम मौजूद नहीं है और कोरम की अनुपस्थिति में सदन की बैठक को स्थगित किया जा सकता है। और यह अधिकार होता है आपका सदन के अध्यक्ष के पास। इसके अलावा उनके पास कास्टिंग वोट भी होता है, निर्णायक मत भी होता है, यानी कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं। अगर किसी प्रस्ताव पर वोट हो रहा है तो वो पहली बार वोट नहीं करेंगे। वोट कब करेंगे? वो वोट तब करेंगे जब जो है वोटों की संख्या बराबर हो गई हो और डिसीजन ना लिया जा रहा हो। ऐसी स्थिति में उनके पास वोट करने का अधिकार होता है और इस तरह के वोट को कहा जाता है कास्टिंग वोट यानी कि निर्णायक मत। तो ये निर्णायक मत का अधिकार किसको है? लोकसभा के स्पीकर को होता है। इसके अलावा जो आपका मनी बिल है, मनी बिल को लेकर भी लोकसभा के स्पीकर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो मनी बिल होता है वो सदन में पेश करने से पहले, लोकसभा में पेश करने से पहले उसको केवल तभी पेश किया जा सकता है जब उसके साथ एक सर्टिफिकेट अटैच होगा। जो सर्टिफिकेट इस बात की पुष्टि करेगा कि हाँ जो विधेयक पेश किया जा रहा है वो एक धन विधेयक है, एक मनी बिल है। और ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, वो प्रमाण पत्र दिया जाता है आपका सदन के अध्यक्ष की ओर से यानी कि लोकसभा के स्पीकर की ओर से। तो धन विधेयक को लेकर के जो अंतिम डिसीजन होता है वो किसका होता है? वो होता है आपका लोकसभा के स्पीकर का। इसके अलावा सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करने की शक्ति भी आपको
जो स्पीकर हैं उनके पास मौजूद होती है। स्पीकर ये तय कर सकते हैं कि कौन सा सदस्य जो है वो अयोग्य है, वो सदन के भीतर नहीं बैठ सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में अपने डिसीजन में कहा था कि लोकसभा के स्पीकर का ये जो शक्ति है कि वो सदस्यों की अयोग्यता निर्धारित कर सकते हैं, ये जो शक्ति है ये भी जुडिशियल रिव्यू के अधीन है, यानी कि न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो भारतीय संसदीय समूह यानी कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के प्रमुख भी होते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये जो इंडियन पार्लियामेंट ग्रुप है ये भारतीय संसद और दुनिया भर की जो दूसरी संसदें हैं, दूसरी जो पार्लियामेंट्स हैं, उनके बीच में एक लिंक के तौर पर काम करती है। इसके अलावा ये संसदीय समितियों का गठन भी करते हैं, उसमें मेंबर्स की नियुक्ति भी करते हैं, और फिर कई समितियां ऐसी हैं जिनके प्रमुख के तौर पर, जिनके अध्यक्ष के तौर पर काम भी करते हैं। तो ये हमने जो आपका स्पीकर हैं उनके बारे में बात की, उनकी भूमिका को देखा और उनकी शक्तियों को देखा। अब एक बार देखते हैं कि उनका निष्कासन किस तरह से होता है, रिमूवल किस तरह से होता है। तो वैसे तो जो आपकी लोकसभा के स्पीकर हैं वो जब तक सदन चलता है वो सदन में जो है उसके अध्यक्ष बने रहते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं, कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर उन्हें हटाया जा सकता है। जैसे अगर वो लोकसभा के सदस्य नहीं रह जाते तो फिर उन्हें हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर वो जो उपसभापति हैं या फिर आप कहें जो डिप्टी स्पीकर हैं उनको लिखित पत्र के माध्यम से अपना इस्तीफा दे देते हैं तो उसके माध्यम से भी उनको हटाया जा सकता है। या फिर अगर लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव जो है, एक प्रस्ताव पारित होता है, एक रेजोल्यूशन पारित होता है, और फिर उस रेजोल्यूशन के माध्यम से भी उनको हटाया जा सकता है। हालांकि इस रेजोल्यूशन को लेकर भी कुछ यहां पर शर्तें डिसाइड की गई हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे इस रेजोल्यूशन को लेकर के जो नोटिफिकेशन है, जो अधिसूचना है, वो आपको जो प्रस्ताव है वो 14 दिन एडवांस में देना पड़ेगा। एडवांस नोटिफिकेशन आपको देनी होती है, 14 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन जो है देनी होती है। इसके अलावा जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन होता है, यानी कि सदन में जब इस पर डिस्कशन किया जा रहा है, तो जो आपके स्पीकर हैं वो सदन में उपस्थित तो हो सकते हैं लेकिन वहां पर रह करके बेसिकली सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। फिर सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो डिप्टी स्पीकर वहां पर मौजूद होते हैं, वो सदन की अध्यक्षता करते हैं। तो ये यहाँ पर तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहे उन पर हमने चर्चा की। और अब अंत में एक करंट अफेयर के सवाल पर भी बात कर लेते हैं। हमारा सवाल मनी बिल को लेकर के है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि धन विधेयक को प्रमाणित करने का जो अधिकार है वो किसके पास मौजूद है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में किसके पास जो आपका धन विधेयक है उसको सर्टिफाई करने की शक्ति मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ आए होंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।